Welcome back, students. So in last video we discussed about the definition of law, the definition of offense, the difference between civil and criminal law. So now we'll be starting with law of torts. इस वीडियो में हम जानेंगे definition torts का क्या कहता है, what is act and omission and what is legal damage. So let's start with today's topic, which is law of torts. So first of all, let us understand the definition of torts. So there are ample number of definition given on Google, but let's discuss the most valuable, most significant definition given by Professor Selman. So the father of law of torts is Professor Selman. तो जो प्रोफेसर सेलमन ने हमको डेफिनेशन दिया है टॉर्ट्स का, हम वो डेफिनेशन से समझेंगे इस कंसेप्ट को. So the definition says that tort is a civil wrong. इतना हमको समझ में आता है. We understood the difference between civil and criminal law. तो civil law में हमने एग्जाम्पल में देखा था law of contracts and law of torts. So we are starting with law of torts. Again, back to the definition. Tort is a civil wrong for which the remedy is common law for unliquidated damages. So what is remedy? So in legal parlance, remedy means the solution. Remedy किन तरह की हो सकती है? Remedy could be in form of punishing the offender. If your motive is to throw the offender behind the bars so that you can get the mental solace or mental satisfaction. अगर आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है उसको जेल हो, तो ये भी आपके लिए एक तरह का रेमेडी है. आप चाहते हैं कि आपके साथ जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट में यू वांट कॉम्पनसेशन, आप चाहते हैं कि आपको मुआवजा मिले. इट कुड ऑल्सो ऑपरेट एज अ रेमेडी. रेमेडी कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ इंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूसेंस कमिट कर रहा है आपका नेबर, सो यू कैन अप्रोच द सिविल कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लोकस स्टैंडी, और आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ सकते हो टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर पार्टी फ्रॉम कंटिन्यूइंग द एक्ट. दिस इज नोन एज इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, ऑल्सो नोन एज स्टे ऑर्डर. सो दीज थ्री आर रेमेडी गिवन अंडर सिविल और क्रिमिनल लॉ. तो क्या कहता है लीगल पार्लांस में, लीगल मैक्सिम जो ऑपरेट करता है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, यूबी जिस इबी रेमेडियम. दिस इज अ लीगल मैक्सिम, जिसका मतलब होता है कि अगर रॉन्ग आपके साथ कमिट हुआ है तो लॉ आपको रेमेडी भी देगा. यूबी जिस इबी रेमेडियम. यू शुड बाय हार्ट दिस. ओके, सो बैक टू द डेफिनेशन. लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग for which the remedy is common law. Now what is common law? Common law means set of judgments, precedents, PRECEDENTS. जो प्रीवियस जजमेंट्स कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं जजमेंट्स के बेसिस पर आगे सुनवाई होगी, उन्हीं जजमेंट के बेसिस पर हियरिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कुछ न्यूसेंस का एक्ट हुआ. ए ने न्यूसेंस एक्ट कमिट किया बी के अगेंस्ट में, मान लो लेट्स से 19th सेंचुरी में. अब सिमिलर केस ऑफ न्यूसेंस अगर अकर होता है 2023-2024 में, तो उसी जजमेंट को दिमाग में रख करके जज जो है सिविल कोर्ट का अपना जजमेंट देगा. ही विल बी गाइडेड बाय द प्रेसिडेंट्स, ही विल बी गाइडेड बाय द अर्लियर जजमेंट्स सेट फोर्थ बाय द रेस्पेक्टिव कोर्ट्स. So I hope you are through with the concept of common law. Common law means what? Precedents. पहले के जो जजमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सिमिलर नेचर ऑफ डिस्प्यूट में सिमिलर फैक्ट्स ऑफ केस अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो जज है वो जजमेंट देगा आपके केस पर. फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. नाउ व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? So there are two types of damages, liquidated damages and unliquidated damages. Liquidated damages means which are calculable, जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, मैंने आपसे 5 किलो कॉटन मांगा 10,000 में. अगर आपको मैं 10,000 रुपए पे करता हूं और आप कॉटन डिलीवर नहीं कर पाते हैं, so you will be liable to pay me 10,000 rupees. This is liquidated damage. But in case of unliquidated damages, facts of the case are of such a nature, so it is difficult to determine the amount कि भाई कितना अमाउंट कॉम्पनसेशन में पे करना होगा. सो दिस इज डिटरमाइंड बाय द सिविल कोर्ट एज पर सेक्शन 12 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर.
तो ये कोर्ट विल डिटरमाइन द कॉम्पनसेशन एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस बिफोर द कोर्ट. Back to the definition. Tort is a civil wrong for which the remedy is common law for unliquidated damages and which is exclusively different from breach of contract and breach of trust. So the last line plays a very significant role. The definition given by the Professor Selman encapsulates all the rudimentary elements of law of torts. If you're through with the definition of law of torts, you'll be through with the concepts, various concepts given in law of torts. So the last line is, tort is exclusively different from breach of contract and breach of trust. This same line is also given under the definition of Limitation Act, Section 2, Clause M of Limitation Act. तो ये लास्ट लाइन ऐड करने की क्या जरूरत थी? सो मिस्टर सेलमन वेरी कनिंगली ड्राफ्टेड द लास्ट लाइन इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, cause he find it is very important to differentiate law of torts from law of contracts. What could be the difference? Both the concepts are falling under the purview of civil law, but still they are different concept. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, try to read between the lines, if we try to find the hidden meaning, so we'll understand the difference, the distinction between both the concepts, breach of contract and law of tort. For example, first point, even a stranger can commit tort against you. Even a stranger can commit nuisance against you. Even a stranger can defame you. But a stranger cannot break your trust. But a stranger cannot breach the contract. Because for contract, there has to be meeting of minds, consensus ad idem. You have to, both the parties have to agree upon the same thing in the same sense. So, both the parties are entering into a contract while exercising the free consent. So it is impossible कि आप जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो उस पार्टी को आप नहीं जानते हो. So parties are not stranger in law of contracts, पर law of torts में parties stranger हो सकती है. Second point, so the rights, duties are decided by the parties itself in law of contracts. अगर हम A और B कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो हम दोनों डिसाइड करेंगे कौन सी प्लेस पे हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, किस डेट पे हमको डिलीवरी चाहिए. अगर मैंने ये कह दिया मिस्टर बी को कि थर्सडे को आई एम नॉट अवेलेबल, थर्सडे को कोई कंसाइनमेंट, कोई मीटिंग नहीं होगा, तो थर्सडे को कोई मीटिंग कंसाइनमेंट नहीं होगा. सो हियर द पॉइंट टू अंडरलाइन इज कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिसाइडेड बाय द पार्टीज. लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ड्यूटीज बीइंग इम्पोज्ड बाय द स्टेट. आपके पास जो अधिकार है, आपके पास जो राइट है, सिमिलर राइट और अधिकार लॉ ने दूसरे व्यक्ति को भी दिया है. अगर आप एक महंगी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वहां पर आप जोर जोर से लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं ये कह करके कि मैंने इतनी महंगी प्रॉपर्टी ली, सो आई एम एंटाइटल्ड टू पीसफुल एंजॉयमेंट. सही बात है, लेकिन आपके बगल में जो नेबर है उसने भी वही सिमिलर तरह की प्रॉपर्टी खरीदी है उतना ही अमाउंट दे करके, तो उसके पास भी अधिकार है. आपकी लाउड म्यूजिक बजाने से उसको न्यूसेंस हो रहा है. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ न्यूसेंस गिवन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सो आई होप यू आर थ्रू विद द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. इसके आगे हम एक एक करके कंसेप्ट समझेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो दिए गए. वन लास्ट टाइम आई एम reiterating the definition so that you will be able to interpret the keywords given in the definition of law of torts. Tort is a civil wrong for which the remedy is common law for unliquidated damages and which is exclusively different from breach of contract and breach of trust. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है डेफिनेशन में, किसी के कीवर्ड में, सो यू कैन कमेंट, उसमें आई विल रिप्लाई यू विद द आंसर and be connected with us. So in next video I'll be starting with the first concept of law of torts. So thank you so much.